Hey friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mukesh. I'm an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही अनयूजुअल है। मेरे लिए इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर बात करना बहुत मुश्किल होता है, दो कारणों से। क्योंकि एक तो मैं बॉलीवुड वाला इंसान नहीं हूँ, एक मूवी देखने की बजाय मैं बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगा, और दूसरा मैं इस तरह के सब्जेक्ट पर काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। लेकिन अपने दिल से मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जिन्होंने कल ही हमें अलविदा कहा है, इरफान खान। बॉलीवुड की शान कहे जाने वाले इरफान खान के जीवन के बारे में आपसे मैं बात क्यों करना चाहता हूँ, मैं आपको चलिए बता देता हूँ। पिछले साल 2019 के दिसंबर में मेरी बुक के पब्लिशर मिस्टर दिनेश वर्मा जी ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें बॉलीवुड के कुछ फेमस स्टार्स जो हैं, जिन्होंने बहुत कुछ इस मनोरंजन की दुनिया को दिया, उनकी बायोग्राफीज़ को डिस्क्राइब किया था शॉर्ट में, कि कैसा उनका जीवन रहा, किस तरह का संघर्ष रहा और उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो वो इस बुक को, ये 2020 का जो बुक फेयर हुआ उससे पहले एक नया रूप देना चाहते थे। वो चाहते थे कि इसको अपडेट किया जाए, वो चाहते थे इसको और अच्छा बनाया जाए, वो चाहते थे इसको इतना अच्छा बना दिया जाए कि जब रीडर्स उसको पढ़ें तो रीडर्स को बहुत हाई वैल्यू मिलनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी वैल्यू ड्रिवन पर्सन। तो दोस्तों मैंने उनको हाँ कह दी और सिलसिला चालू हुआ इन बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ के बारे में रिसर्च करने पर। और जिन स्टार्स को हमने डिस्क्राइब किया है उस बुक में, उन्हीं में एक स्टार हैं इरफान खान। तो मैं जैसे जैसे तह में जाता गया, जैसे जैसे नीचे जाता गया, जिस तरह से उनकी लाइफ के बारे में रिसर्च करता गया, उसी तरह से एकदम चौंकता गया। और उनकी लाइफ के बारे में बेसिक चीज़ें आप सब लोगों ने पढ़ ली होंगी, सुन ली होंगी, जान गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्विकली अगर रिपीट करूं तो वो 7 जनवरी 1967 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम था साहिबजादे इरफान अली खान। लेकिन बाद में उन्होंने साहिबजादे अपने नाम से हटा दिया और वो रह गए इरफान अली खान। उसके बाद में अली उन्होंने हटा दिया और वो बने इरफान खान। लेकिन बाद में उन्होंने कहा मुझे खान भी मत बोलो, सिर्फ इरफान बोलिए। और लोगों ने पूछा कि आप सिर्फ इरफान क्यों कहलवाना चाहते हो, लोग तो अपना नाम और सरनाम दोनों से कहलवाना पसंद करते हैं। तो उनका जवाब बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट सा जवाब था, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, देखिए मेरी अम्मी मुझे घर पर इरफान कहती हैं और मैं समझता हूँ कि मेरी अम्मी दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं और मैं चाहता हूँ कि सब लोग, मेरे दर्शक, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सब लोग मुझे उसी तरह से प्यार करें। तो जैसे मेरी अम्मी का हक़ है मुझे इरफान बुलाने का, ऐसे ही सबका हक़ है मुझे इरफान बुलाने का जो भी मुझे प्यार करता है। तो वो बहुत खुश होते थे जब उनको कोई भी इरफान कह के बुलाता था। देखिए उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण रहा। उनके जीवन के अगर प्रोफेशनल करियर की बात की जाए तो 1988 में उन्होंने पहली बार सलाम बॉम्बे में एक्टिंग की थी और इसके बाद दोस्तों लगभग 15 साल तक एक लंबा सा ब्रेक जैसा आ गया। हालांकि छोटी मोटी मूवीज़ वो करते रहे और अपने 32 साल के करियर में लगभग 80 मूवीज़ में उन्होंने काम किया, लेकिन ये 15 साल उनके बहुत अच्छे नहीं गुजरे थे। इनफैक्ट उनको अपने बिल्स पे करने के लिए, EMIs भरने के लिए उनको छोटे छोटे मूवीज़ में, छोटे छोटे TV सीरियल्स में कहीं कहीं काम करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे और 2003 में उनकी हासिल करके एक मूवी आई जिनसे वो काफ़ी फेमस हुए। फिर 2004 में मकबूल करके उनकी मूवी आई। 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो बहुत शानदार मूवी आई थी। लेकिन उनके करियर की सबसे अच्छी जो मूवी आई, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी और मैंने उसको देखा, पूरी मूवी को देखा, वो मूवी थी पान सिंह तोमर। व्हाट एन अमेजिंग एक्टिंग फ्रेंड्स, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग उन्होंने इस मूवी के अंदर की। इरफान खान ने पान सिंह तोमर में बहुत अच्छी एक्टिंग करी और उससे उनको एक नई पहचान मिली। उसके बाद 2011 में उनको भारत के 4th हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, उससे भी नवाजा गया और पूरे जीवन में उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहे। लेकिन मूवीज़ का सिलसिला अगर जारी रखें उनका, तो 2013 में उन्होंने द लंच बॉक्स लॉन्च की और उसके बाद 2014-15 ये 2 साल उनके करियर के बहुत कमाल के साल रहे दोस्तों। इन 2 सालों में 4 अच्छी मूवीज़ उन्होंने की। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने छोटे से टाइम में 4 मूवीज़ उन्होंने की। और मूवीज़ का मैं आपको नाम बताऊं, आपने शायद देखी भी होंगी। हैदर एक मूवी का नाम था,
गुंडे एक दूसरी मूवी का नाम था। तीसरी जो उनकी मूवी थी वो पीकू मूवी थी, जो कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग उसमें उन्होंने की थी। इनफैक्ट मैंने पीकू भी उनकी मूवी देखी है और बहुत ही शानदार एक्टिंग उसमें की है उन्होंने। एक तलवार नाम से उन्होंने मूवी बनाई थी, जो कितनी एकदम लेटेस्ट जो टॉपिक रहा है, एक क्राइम टॉपिक था, उसको लेकर के उन्होंने इतनी शानदार एक्टिंग उस मूवी के अंदर की। देखिए 4 प्रोजेक्ट एक साथ करना और उन चारों में बेस्ट देना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन इरफान खान ने बहुत बखूबी चारों में अपना अपना रोल निभाया। और उनकी खास बात देखिए ये थी कि उनकी बॉडी में हर एक बॉडी का पार्ट उनका एक्टिंग करता था। स्पेशली आँखों की बात करें तो हॉलीवुड में टॉम हैंक्स ने उनके बारे में बोला था कि इरफान साहब की तो आँखें भी अभिनय करती हैं। उनकी बड़ी बड़ी आँखें जिस तरह से बात करती थी लोगों के साथ, बिना बोले भी वो बहुत कुछ कह जाते थे अपनी आँखों के माध्यम से। और ये एक ऐसे स्टार रहे बॉलीवुड में जिन्होंने पहले हॉलीवुड में अपनी धाक जमाई और उसके बाद आकर के बॉलीवुड में उन्होंने अपनी धाक जमाई। इनफैक्ट इंडियन मूवीज़ के अलावा उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन मूवीज़ में भी काफ़ी काम किया। अगर उन मूवीज़ का थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र करूं तो द वॉरियर एक मूवी थी, द नेमसेक एक मूवी थी, इसके अलावा आई लव यू एक मूवी थी, न्यूयॉर्क एक मूवी थी, स्लमडॉग मिलियनेयर इनफैक्ट हम सब लोग जानते हैं वो एक मूवी थी, द दार्जिलिंग लिमिटेड करके भी एक मूवी थी इनकी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन काफ़ी अच्छी मूवी थी, जुरासिक वर्ल्ड में इन्होंने एक्टिंग की और इन्फर्नो जैसी मूवीज़ में इन्होंने एक्टिंग की। तो जैसे कि मैंने बताया पूरे जीवन में इन्होंने लगभग 80 मूवीज़ में छोटे बड़े रोल निभाए और सारे रोल्स में इन्होंने स्टैंड आउट करने कि न केवल कोशिश की बल्कि सफल हुए। और विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन अगर फॉलो करें तो इनकी जितनी भी मूवीज़ थी उन सारी मूवीज़ का टोटल कलेक्शन अगर देखें तो वो लगभग $4 बिलियन के आसपास उनका कलेक्शन हो पाया, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है दोस्तों। लेकिन ये सारे अचीवमेंट्स के अलावा इनकी लाइफ में अगर झांकने की हम कोशिश करें और इससे सीखने की कोशिश करें, देखिए ये जो बुक थी जिसका नाम था एंड अ स्टार इज़ बॉर्न, इस बुक में हम लोगों ने उनकी लाइफ बहुत ही छोटे में डिस्क्राइब किया, बहुत ही संक्षिप्त में डिस्क्राइब किया दिनेश वर्मा जी ने और मैंने। लेकिन हमारा फोकस जो रहा वो रहा उनकी लाइफ से एक कॉमन मैन, हम सब लोग क्या सीख सकते हैं, क्या शिक्षा ले सकते हैं, कैसे वो एज ए ह्यूमन बीइंग एकदम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं, लोगों के लिए क्या है उनके जीवन में सीखने के लिए। तो देखिए इनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है दोस्तों। खास बात उनके जीवन की थी सादगी। इनफैक्ट वो कभी भी दिखावे बाजी में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे करोड़ों रुपए की कार में पीछे बैठ करके चलने से अच्छा है मैं सेकंड हैंड अपनी कार को खुद चला के जाऊं, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये न केवल कहते थे बल्कि अपने जीवन में भी उन्होंने उतारा। इनफैक्ट उनकी अपनी दिली तमन्ना ये थी कि मुझे लोग सिर्फ अपने काम से जानें, इसके अलावा किसी चीज़ से मैं नहीं प्रसिद्ध होना चाहता। लोग मुझे इस तरह से ना जाने कि मेरे पास कौन सी कार है, कैसा घर है, कैसे रहता हूँ, वो सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम से पहचान बनाना चाहता हूँ। और ये चीज़ क्लियर हो जाती है इनके काम को देखने के बाद कि इनकी अपने काम में कितनी ज़्यादा लगन होती थी। दोस्तों इस बुक में ये जो चैप्टर है इरफान खान जी का, इस चैप्टर के एंड में हम लोगों ने 4 लर्निंग्स ऐसी दी हैं जिनको हम अपनी लाइफ में ढाल सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं उन लर्निंग को ढाल करके। अगर पूरा नहीं ढाल पाए, कुछ हिस्सों में भी ढाल लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। सबसे पहली जो लर्निंग है वो है उनका नज़रिया अनसर्टेनिटी के बारे में। वो कहते थे लाइफ में जो चीज़ सर्टेन है वो है अनसर्टेनिटी, इसके अलावा कुछ भी सर्टेन नहीं है। तो हमेशा वो इस चीज़ पे फोकस करते थे कि हम सब लोग लाइफ में अनसर्टेनिटी को वेलकम करें और कभी किसी चीज़ को लेके इतने ज़्यादा सर्टेन ना हो कि उसके अलावा कुछ भी आउटकम हो जाए तो हम दुखी हो जाएं और हम लोग जो है अपने पाथ से भटक जाएं। दूसरी जो लर्निंग दोस्तों इनसे की जा सकती है वो ये कि डोंट बी एंक्सियस अबाउट डेथ। देखिए उनको एक भयंकर रूप के कैंसर का जब पता लगा और लंदन में जाके उन्होंने इलाज कराया और काफ़ी हद तक उस बैटल को जीता और कुछ साल हमारे बीच में रहे उसके बाद। तो इनिशियली ये खुद कहते हैं ही कन्फेस्ड द ट्रुथ। इनिशियली वो खुद कहते हैं मुझे बहुत डर लगा, बहुत चिंता हुई, लेकिन बहुत जल्दी मैं संभल गया और मैंने कहा मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, जब होगी तब होगी, लेकिन जब जीवित हैं तब कम से कम जीवित रहें, तब मरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं और देखिए ये आसान नहीं है, मैं आपको बता दूँ बहुत मुश्किल है, सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने उस समय पर जब वो मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे थे उस समय पर बहुत बहादुरी अपने जीवन में दिखाई
इनके दोस्त इनफैक्ट बताते हैं कि जब भी वो इनको कॉल करते थे तो कॉल पर अपनी बीमारी की बात वो लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट में ख़त्म कर देते थे और उसके बाद वही ठहाके चलते थे, वही क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, सब मज़े में हैं, वन लाइनर्स, डायलॉग्स, ये सब चलते रहते थे। तो अपने जीवन को जिंदा दिल होकर के उन्होंने जिया, कैंसर का पता लगने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि मौत बहुत नज़दीक है, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को जिंदा दिल होकर के जिया। ये एक आसान बात नहीं है कि मौत निश्चित हो कि आने ही वाली है और उसके बाद भी आप उसकी चिंता ना करें, बल्कि आप मग्न रहें अपने आप में। दोस्तों, तीसरी जो लर्निंग हमने इस बुक में डिस्क्राइब की है और मैंने जो इरफान जी के जीवन के बारे में रिसर्च करके जाना, वो आपके सामने बता देता हूँ। उन्होंने कहा है एक्सेप्ट व्हाट लाइफ गिव्स यू। आपको लाइफ जो भी देती है, अगर सफलता देती है तो एक्सेप्ट करो हम्बली, अगर असफलता देती है तो भी एक्सेप्ट करो, उससे लर्न करो और आगे बढ़ो। अगर आपको बीमारी देती है तो उसको एक्सेप्ट करो, लाइफ से लड़ो मत, बी ग्रेटफुल। आप बीमार हैं लेकिन कम से कम जिंदा तो हैं, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए। ये इन्होंने कई बार ऐसे कहा है। इनफैक्ट वो खुद इस चीज़ को कन्फेस करते हैं कि ये कहना आसान है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, लेकिन लाइफ जब आपके हाथ में नींबू थमा दे तो उसको निचोड़ के अपनी शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने बना के दिखाई है अपनी शिकंजी, और लोगों ने एंजॉय किया है उनके लास्ट के कुछ अभिनय को भी। जब वो बीमार थे तब भी जो काम उन्होंने किया है, तब भी जिस तरह से लोग अपने फैंस का दिल टूटने नहीं दिया उन्होंने, उसको सब लोग सलाम करते हैं। एक आखिरी चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी, और शायद ही किसी बिजनेस लीडर या किसी बॉलीवुड एक्टर या किसी भी अकम्पलिश्ड इंसान के जीवन में वो चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों, शायद ही मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इनफैक्ट कभी भी नहीं मिली। लेकिन इनकी एक अजीब चीज़ मुझे सीखने को मिली और वो ये कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का स्वागत करो, वेलकम द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। एंड इनफैक्ट वो कहते हैं कि मेरे जीवन में सुबह उठने के बाद नहा करके ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद क्या करना है वो कभी डिसाइडेड नहीं होता था। मैं अपनी टू डू लिस्ट में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा प्लान्स में बिलीव नहीं करता हूँ। आई टेक लाइफ एज इट कम्स। दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है टेकिंग लाइफ एज इट कम्स। इनफैक्ट वो कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है ना, इतनी पैक हो जाती है प्लान्स के साथ कि कुछ भी करने का, कुछ ब्रीदिंग टाइम भी नहीं रहता। आप लाइफ में किसी चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पाते। इतनी टू डू के बाद टू डू, टू डू के बाद टू डू, काम के बाद काम, काम के बाद काम, काम के बाद काम, इतने सारे प्लान्स होते हैं कि बस सब कुछ भरा रहता है प्लान से। हमारा दिल दिमाग भी प्लान से भर जाता है और आसपास की जो ब्यूटी होती है, आसपास का जो लाइफ का अपना जॉय होता है, इधर उधर लोगों के साथ मिलजुल के चलने का जो मज़ा होता है, जो आनंद होता है, उसको हम खो देते हैं। तो ये कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का स्वागत करना चाहिए और लाइफ को इतना ज़्यादा पैक प्लानिंग के साथ नहीं भर देना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी एंजॉय करना सीखो। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से बहुत बड़ी सफलताएँ निकल के आ जाती हैं। तो दोस्तों, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्होंने हमें जो जीवन में दिया वो बहुत कुछ है। इनफैक्ट 53 साल का इनका छोटा सा जीवन रहा, लेकिन 53 साल में इन्होंने बहुत कुछ हिंदुस्तान को और दुनिया में अपने फैंस को दिया है। उनकी सादगी हमेशा हमारे साथ रहेगी